नमस्ते और वेलकम टू एआई बुकवर्स, जहां एआई बुक्स ही नहीं पढ़ता बल्कि उनके बारे में बातचीत भी करता है। आज हम 11वीं कक्षा की एनसीईआरटी इतिहास पाठ्य पुस्तक के पहले अध्याय लेखन कला और शहरी जीवन पर एक गहरी पड़ताल कर रहे हैं। हमारे पास इस अध्याय के अंश हैं और हम मेसोपोटामिया की दुनिया में उतरकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे दुनिया के पहले शहर और लेखन प्रणाली वहां पनपी। तो चलिए शुरू करते हैं। मेसोपोटामिया मतलब आज का इराक। ये नाम फरात और दजला नदियों के बीच की धरती सुनने में ही बड़ा अच्छा लगता है। इसका मतलब क्या है वैसे? बिल्कुल, नाम ही काफी कुछ बताता है। ये यूनानी से आया है, मेसोज जिसका मतलब है मध्य, और पोटेमोस यानी नदी। अच्छा, नदियों के बीच की भूमि। हाँ बिल्कुल, और ये इलाका अपनी शहरी जिंदगी, अपने साहित्य और हाँ गणित और खगोल विज्ञान के लिए भी जाना जाता था। जैसा कि किताब में भी है, यहाँ शहरी जीवन की शुरुआत कोई 5000 साल पहले हुई थी। 5000 साल? और लेखन, क्या वो भी इसी समय के आसपास शुरू हुआ? मतलब क्या शहरों और लिखने में कोई सीधा कनेक्शन था? हाँ, ऐसा लगता तो है। लेखन कला जो है वो करीब 3200 ईसा पूर्व में सामने आई है। जो सबसे पुरानी पट्टिकाएं मिली है ना, उन पर कुछ चित्र जैसे निशान हैं और संख्याएं हैं। ओह, चित्र और संख्याएं। जी, तो अंदाजा यही है कि जैसे जैसे शहरी जीवन बढ़ा, व्यापार फैला, तो समाज को अपने लेन देन का हिसाब रखने की जरूरत महसूस हुई। और कमाल की बात देखिए, ये जो लिखने की खोज है, ये किसी कविता या कहानी से नहीं बल्कि अनाज और भेड़ों का हिसाब रखने की जरूरत से पैदा हुई। मतलब अकाउंटिंग से। अकाउंटिंग से। ये तो दिलचस्प है। अच्छा, ये गीली मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखना, ये कैसे होता था? इसे किलाक्षर कहते हैं ना? हाँ, किलाक्षर या क्यूनीफॉर्म लिपि। ये नाम भी लातिनी से है। क्यूनियस यानी खूंटी और फॉर्मा मतलब आकार। खूंटी जैसा आकार। बिल्कुल, वो सरकंडे की जो तीली होती है, उसकी नोक को गीली मिट्टी पर दबाकर कील जैसे मतलब खूंटी जैसे निशान बनाते थे, और जब वो मिट्टी सूख जाती थी तो वो पट्टिकाएं काफी पक्की हो जाती थी, रिकॉर्ड एकदम सुरक्षित। अच्छा। ये शुरू तो सुमेरियन भाषा के लिए हुई थी, पर बाद में अक्कादी और दूसरी भाषाओं ने भी इसे अपना लिया। करीब 2000 साल से भी ज्यादा ये चलती रही। 2000 साल? लेकिन अगर इसमें सैकड़ों चिन्ह थे, जैसा किताब बताती है, तो इसे सीखना तो बहुत मुश्किल रहा होगा। हाँ, मुश्किल तो था। तो क्या आम लोग भी पढ़ लिख पाते थे? शायद नहीं। लगता तो यही है कि लिपि की जटिलता के कारण साक्षरता बहुत कम लोगों में थी। ये शायद एक खास हुनर था जो ज्यादातर प्रशासन, मंदिर या फिर शासक वर्ग के लोगों के पास ही होता था। किताब में उरूक के एक पुराने राजा एनामरकर, उनके एक कहानी का जिक्र भी है, जिसमें व्यापार के लिए संदेश भेजने में लिखने की जरूरत कैसे पड़ी, ये बताया गया है। अच्छा, तो मतलब लेखन का सीधा संबंध प्रशासन और व्यापार से था, और ये सब शहरों में ही केंद्रित था। तो शहरों के बनने के बारे में क्या खास है? क्या वो मंदिरों के आसपास बने? हाँ, काफी हद तक ऐसा ही हुआ। शुरू में छोटी बस्तियों में कुछ खास जगहों पर मंदिर बने, और वो धीरे धीरे बड़े होते गए। और दिलचस्प बात यह है कि ये मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं थी। अच्छा। जी, वो अनाज के गोदाम भी थे, उत्पादन के केंद्र थे, व्यापार के अड्डे भी थे। ओह, मतलब एक तरह के इकोनॉमिक हब। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे जैसे मंदिरों का असर बढ़ा, शहर उनके चारों तरफ बसने लगे। फिर संसाधनों पर कब्जे के लिए लड़ाइयां हुईं, जिनसे मुखिया या राजा उभरे। युद्धबंदियों से, और यहां तक कि स्थानीय लोगों से भी अनिवार्य मजदूरी करवाई जाती थी। अनिवार्य मजदूरी भी? हाँ, जैसे उरुक शहर है, वो करीब 3000 ईसा पूर्व तक फैलकर लगभग 250 हेक्टेयर का हो गया था। काफी बड़ा। ये तो सच में कमाल है। कैसे धर्म, अर्थव्यवस्था, राजनीति और फिर लेखन, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। अच्छा, आम लोगों की जिंदगी के बारे में कुछ पता चलता है? परिवार वगैरह कैसे थे? हाँ, देखिए, स्रोतों से पता चलता है कि समाज में एक ऊंचा तबका बन गया था, जिनके पास ज्यादा धन दौलत थी। और जहां तक परिवार की बात है, तो एकल परिवार का चलन ज्यादा था। मतलब पति पत्नी और बच्चे। न्यूक्लियर फैमिली जैसा? हाँ, कुछ वैसा ही। हालांकि वो अक्सर अपने माता पिता के साथ ही रहते थे, और परिवार का मुखिया पिता होता था। व्यापार में चीजों की पहचान या गारंटी के लिए वो बेलनाकार मोहरें इस्तेमाल करते थे। बेलनाकार मोहरें? वो कैसे होती थी? वो सिलेंडर जैसी होती थी, जिन पर कुछ उकेरा होता था। उन्हें गीली मिट्टी पर घुमाया जाता था तो एक छाप बन जाती थी।
ये एक तरह से उनके दस्तखत का काम करती थी। अच्छा, सिग्नेचर जैसा। तो अगर हम आज देखें, मेसोपोटामिया की विरासत क्या है? सबसे बड़ी देन क्या रही उनकी? मेरे ख्याल से उनकी सबसे बड़ी और स्थायी देन शायद गणित और समय की गणना है। गणित? हाँ, किताब में जिक्र है कि गुणा, भाग, वर्गमूल, यहाँ तक कि चक्रवृद्धि ब्याज की तालिकाएं भी मिली हैं। जरा सोचिए, और हम जो आज समय को साल, महीने, हफ्ते, दिन, घंटे, मिनट में बांटते हैं, हाँ, इसकी जड़ें मेसोपोटामिया की खगोलीय गणनाओं में ही हैं। ये ज्ञान फिर यूनानियों और रोमनों के जरिए पूरी दुनिया में फैला। वाह! तो ये थी मेसोपोटामिया की उस प्राचीन दुनिया की एक झलक, जहां मिट्टी पर उकेरे गए निशानों ने न सिर्फ हिसाब किताब रखा, बल्कि एक पूरी सभ्यता की कहानी हम तक पहुंचाई। वाकई लेखन ने इतिहास को आवाज दी है। और यह सोचना कितना अद्भुत है कि हमारी रोजमर्रा की कितनी चीजें, जैसे समय का ये विभाजन, हजारों साल पहले वहां शुरू हुआ था। अगर ये चर्चा पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया AI बुक वर्ड्स देखने के लिए। मिलते हैं अगले बुक एडवेंचर।